आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओपी वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी जो पढ़ाई है वो पेंडेमिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से डिजिटल चल रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी अपने मोटिवेटर्स हैं या गाइडर्स थे उनका सहयोग लेना पड़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने जीव विज्ञान से संबंधित कुछ बातें लेके आया हूँ जिन्हें आपके सामने शेयर करूँगा। जो ऐसे कंपटीशंस जिनके अंदर जहाँ से ज़्यादा स्तर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशंस है, चाहे वो रीट का है या राजस्थान पुलिस से रिलेटेड है या पटवार से रिलेटेड है, अपन ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट्स हैं। अर्थात वहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा सकते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। यहाँ तक कि यूपीएससी तक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी उस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो आइए दोस्तों, अपन देखते हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ बातें, जिसमें अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं मानव शरीर का परिचय। एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा है और अपनी समझ में आता भी जल्दी है। मानव शरीर का परिचय, ह्यूमन बॉडी इंट्रोडक्शन। मानव शरीर के परिचय से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनमें पहला ही प्रश्न बनता है कि जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव यानी हम, तो हमारा विज्ञान की भाषा में नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियन। होमो सैपियन, सैपियन। ये जो पहला शब्द होता है होमो, ये होमो हमारा वंश है। दूसरा जो शब्द है सैपियन, ये हमारी जाति। और तीसरा शब्द है सैपियन, वो हमारी उपजाति। ये जो होमो शब्द है ये हमारा वंश है, जीनस है। जबकि जो सैपियन है ये हमारी जाति है और जो तीसरा सैपियन है ये हमारी उपजाति है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियन, सैपियन। जाति शब्द की जो अवधारणा दी गई थी, वो जाति की अवधारणा वैज्ञानिक जॉन रे हुए थे, उन्होंने दी थी। वैज्ञानिक जॉन रे, जॉन रे के द्वारा जाति की अवधारणा दी गई थी। तो सबसे पहले जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जॉन रे ने। जॉन रे ने बताया था कि ऐसे जीव जिनमें इनब्रीडिंग या अंतर प्रजनन की क्रिया होती है तथा जनन के द्वारा अपने ही समान जननशील संतान पैदा कर सकते हैं, जाति कहलाते हैं। ध्यान रहे कि जाति किसी भी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई भी है। कोई भी वर्गीकरण है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे जाति कहते हैं। तो जाति, जाति, वंश, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉन रे थे। आगे चलकर के प्रश्न आता है कि जो आधुनिक मानव है, वो आधुनिक मानव का सामान्य ताप कितना होता है? तो सामान्य ताप मानव के शरीर का डिग्री सेंटीग्रेड में 37 होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछे तो 310। ये जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन है ये रीट लेवल 2 वालों को पेपर में आया हुआ भी है 2015 के अंदर। तो पूछा गया था कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37। ध्यान रहे कि जो केल्विन है ये केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन तापमान का सबसे बड़ा मात्रक भी है। केल्विन एकमात्र ऐसा पैमाना भी है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक
नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि एकमात्र ताप का कौन सा पैमाना है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा केल्विन। और केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310। 98 फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 होता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं कन्वर्जन के, इन्हें अपन हीट या ऊष्मा में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन होता है। जो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान ही केल्विन में 273 होता है। यदि अपन को डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और आपसे केल्विन में पूछा जाए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा, तो कुछ नहीं, सिंपल 273 को जोड़ दो। 273 जैसे ही 10 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 283 केल्विन। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में क्या होगा, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य रूम टेम्परेचर माना जाता है, सामान्य कमरे का तापमान माना जाता है 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 में जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। उसी प्रकार यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध पूछा जाए तो एक सूत्र याद रखें, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। इस सूत्र से करें। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में पूछे, या फ़ारेनहाइट में दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे, तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अपन को 3-4 प्रश्न मिले। शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 98.6, तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन। एकमात्र ताप का कौन सा मात्रक है जो कभी ऋणात्मक नहीं होता? केल्विन होता है। सबसे बड़ा मात्रक भी कौन सा है? केल्विन ही होता है। और केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना है? 310 केल्विन। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान 273 केल्विन होता है। ऋणात्मक नहीं होता, इसका अर्थ होता है कि जो तापमान है 0 केल्विन, इस 0 केल्विन तापमान सबसे कम तापमान माना जाता है, और 0 केल्विन ताप को ही बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। याद रहे कि परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, तो आंसर होता है 0 केल्विन। या 0 केल्विन को ही अपन लिख सकते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को ही 0 केल्विन कहते हैं। यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर या प्रकृति का न्यूनतम संभव तापमान है। तो ऐसे जनरल सा एक क्वेश्चन बनता है। फिर अपन को प्रश्न बनता है हल्का सा कि दो जंतु होते हैं, एक जिनके शरीर का तापमान परिवर्तित नहीं होता। ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान परिवर्तित नहीं होता उन्हें बोलते हैं समतापी जंतु। समतापी, या इन्हीं को बोलते हैं नियमित तापी जंतु, या इन्हीं को बोलते हैं गर्म रुधिर तापी जंतु। गर्म रुधिर तापी वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहें, या समतापी आइसोथर्मल कहें, या नियमित तापी जंतु या होमोथर्मल कहें। इसका अर्थ होता है कि जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता उन्हें नियमित तापी जंतु कहा जाता है। एक होते हैं अनियमित तापी जंतु। अनियमित तापी जंतु वे होते हैं जिनके शरीर का तापमान समय के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें शीत रुधिर तापी जंतु भी कहा जाता है। तो शीत रुधिर का अर्थ होता है जिनके शरीर का तापमान परिवर्तित होता है। ये जो नियमित तापी जंतु हैं इनके अंदर दो ही वर्ग आते हैं, एक आते हैं पक्षी और दूसरे आते हैं स्तनधारी। दो शब्द याद रख लो, पक्षी एविज, स्तनधारी मैमल्स। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो समतापी या नियमित तापी के उदाहरण हैं। इन्हें छोड़कर जितने भी कॉर्डेट या पृष्ठवंशी जंतु हैं वो सारे के सारे अनियमित तापी या शीत रुधिर तापी जंतु के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं तो इसमें प्रश्न फिर उठता है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे बाहर से देखा जाए तो सबसे बाहर की साइड में त्वचा, और त्वचा की भी मुख्यतया दो परत होती हैं। एक जो हमारी स्किन का सबसे बाहर वाला पार्ट है उसे अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं, जबकि उसके एपिडर्मिस के नीचे जो परत होती है उसे डर्मिस या चर्म कहते हैं।
उस जो त्वचा है, ये त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया? त्वचा हो गया। और जो त्वचा है ये सबसे मोटी त्वचा हमारी हथेली में होती है और पैर के तलवे में होती है। तो पैर के तलवे और हथेली के अंदर सबसे मोटी त्वचा होती है, जबकि जो सबसे पतली त्वचा है, ये सबसे पतली त्वचा होती है, ये आंख में पाई जाती है। और आंख का वह भाग जहां पर सबसे पतली त्वचा होती है उसे बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा हमारी आंख का वह भाग है जो जहां पर सबसे पतली त्वचा है। सबसे पतली के साथ साथ यह ट्रांसपेरेंट स्किन का उदाहरण भी है, पारदर्शी त्वचा का उदाहरण भी होता है। ये जो त्वचा है, इस त्वचा को ही हरफनमौला कहा जाता है। त्वचा को ही क्या कहा जाता है? हरफनमौला। हरफनमौला का मतलब एक तरह से ऑलराउंडर होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। हरफनमौला का मतलब है कि जो ऐसा अंग जो सारे काम करता है, अर्थात श्वसन का काम भी कर लेता है। जैसे जितने भी जलीय जंतु हैं उनके अंदर चूंकि श्वसन और उत्सर्जी अंग नहीं होते, उनमें श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया सामान्यतः त्वचा के द्वारा ही होती है। हमारे शरीर के अंदर ये विटामिन डी का निर्माण भी कर लेता है। हमारे शरीर के अंदर त्वचा में पसीना ग्रंथि स्थित होने की वजह से ये तापमान नियंत्रण का काम भी करती है। अनेकों काम करने की वजह से इसे हरफनमौला नाम दिया जाता है। आगे चलते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है, बिजी ऑर्गन है, वो है हृदय। हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, जिसकी सर्वप्रथम धड़कन भ्रूणावस्था में 28वें दिन प्रारंभ होती है। तो हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा हो गया? हृदय। और हृदय की सर्वप्रथम धड़कन कब होती है? भ्रूणावस्था में 28वें दिन, अर्थात एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब अपन होते हैं, भ्रूण के रूप में होते हैं, उस टाइम पर हृदय की पहली धड़कन स्टार्ट हो जाती है। तब से लेकर ये अपना हृदय धड़कता रहता है, क्योंकि हृदय के अंदर जो पेशी होती हैं उनका कॉन्सेप्ट होता है ऑल और नन, अर्थात हाँ तो हाँ और ना तो ना। हृदय की जो नॉर्मल धड़कन है, ये धड़कन दर जिसे हार्ट बीट कहते हैं, ये लगभग 72 प्रति मिनट होती है। तो सामान्य हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 होती है। हृदय का जो सामान्य वजन है, वो नॉर्मल एवरेज वजन लिया जाए तो लगभग 280 से लेकर 300 ग्राम तक होता है। तो हृदय का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? 280 से 300 ग्राम। सामान्य हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। ऊंचाई पर जाते हैं तो बढ़ जाती है, घबराहट होती है तो बढ़ जाती है, तापमान बढ़ता है तो बढ़ जाती है, मोटापा होता है तो बढ़ जाती है। तो अत्यधिक जो विपरीत परिस्थिति होती है, विपरीत परिस्थिति, वहां पर हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और जब हृदय की धड़कन बढ़ती है तो श्वसन दर भी बढ़ जाती है। बात आती है आगे यकृत के बारे में। यकृत जिसे अपन बोलते हैं लीवर, ये जो लीवर या यकृत या इसी को अपन जिगर भी कहते हैं। तो जो यकृत है ये आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग भी है। आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग। तो आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। ये जो यकृत है ये हमारे शरीर की प्रयोगशाला भी कहलाता है। तो हमारे शरीर की प्रयोगशाला भी किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। जो यकृत है वो वजन की दृष्टि से देखा जाए तो वजन लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम होता है, जो आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग भी है। आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग। तो आंतरिक अंगों में पूछे सबसे बड़ा अंग, तब तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। और यदि सिंपल प्रश्नों की शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब आंसर क्या करना है? स्किन करना है। शरीर की प्रयोगशाला या यूं कहें कि उपापचय क्रिया, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं में सबसे व्यस्त रहने वाला
अंग भी है। तो सबसे उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं जब शरीर के अंदर मिलकर एक जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं, बड़ी संरचना का निर्माण करती हैं, तब उसे बोलते हैं उपचयी क्रिया, निर्माणकारी क्रिया। और जब बड़ी सी चीज किसी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तब उसे बोलते हैं अपचयी क्रिया, कैटाबोलिक, कैटाबोलिक कहते हैं इसे, और इसको बोलते हैं एनाबोलिक, एनाबोलिक। तो जो एनाबोलिक है, एनाबोलिक का मतलब होता है निर्माणकारी क्रिया, यानी छोटी चीजों से बड़ी चीज, और जो बड़ी सी चीज होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है वापस, तब उस क्रिया को बोलते हैं अपचयी। और दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिला करके बोला जाता है उपापचयी। इस तरीके की जो उपापचयी क्रिया हैं उनमें सबसे व्यस्त रहने वाले अंग का उदाहरण है लीवर। यह उपापचयी क्रियाओं में सबसे व्यस्त रहता है। यह प्रश्न HM के पेपर में भी आया था, हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि उपापचयी क्रियाओं में निम्न में से कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। और ये जो प्रश्न है अपचयी वाला, ये LDC के एग्जाम में भी पूछा गया था। पूछने का तरीका था कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। तो श्वसन होता क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज है C6H12O6, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यूं समझे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कि जो C6H12O6 है, ग्लूकोज का सूत्र है। जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हमारे शरीर के अंदर ये CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। ये जटिल हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सरल हो गए, ये अकार्बनिक हैं, ये कार्बनिक है। और जब बड़ी सी चीज छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो टूटने की क्रिया को क्या बोला जाता है? अपचयी। और इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं अपचयी, उपापचयी, इनमें सबसे बिजी रहने वाले अंग का उदाहरण है यकृत। आगे ध्यान रहे कि जो यकृत है, ये यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का उदाहरण भी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? यकृत। यदि इसी प्रश्न को पूछने का तरीका ये हो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए आंसर चला जाएगा थायराइड ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। ये जो ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का उदाहरण भी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? यकृत। पाचन के अंदर दो ग्रंथियों को सम्मिलित किया जाता है, एक होता है यकृत और दूसरा होता है अग्नाशय, पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, जबकि पहली सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। और मिश्रित ग्रंथि वे होती हैं जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती हैं। तो हमारे शरीर की सबसे व्यस्त रहने वाला उपापचयी क्रियाओं में अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, शरीर की प्रयोगशाला और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, इन सब का आंसर क्या हो गया? यकृत। ये जो यकृत है इसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया। और जो यूरिया है इस यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, और यूरिया की मात्रा हमारे मूत्र के अंदर लगभग 2% होती है। तो मानव मूत्र के अंदर यूरिया कितना % होता है? 2%। इसीलिए हम यूरियोटैलिक जंतु कहलाते हैं। जबकि हमारे रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर पूछा जाए तो लगभग 17 से लेकर 37 मिलीग्राम % तक होती है, अर्थात 17 से 37। और यूरिया की मात्रा शरीर के अंदर जब बढ़ जाती है तो यूरिया की मात्रा ब्लड में बढ़ना यूरेमिया रोग कहलाता है, जिसके अंदर हीमोडायलिसिस टेक्निक का यूज करना पड़ता है। अर्थात ब्लड में से छान छान कर यूरिया को अलग करते हैं, उस टेक्निक को हीमोडायलिसिस कहते हैं। आगे चलते हैं तो हमें मिलेगी कि हड्डियों से रिलेटेड छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि शरीर की अस्थियों की संख्या, तो अस्थियों की जो संख्या है हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, भ्रूणावस्था में, तब होती हैं 306। जब नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु के अंदर होती हैं तो 270। और वयस्क अवस्था में पूछ ली जाए तो वयस्क अवस्था में होती हैं 206।
तो वयस्क अवस्था में एडल्ट स्टेज में कितनी होती हैं? 206। नवजात शिशु में कितनी होती हैं? 270। और भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती हैं 306। ध्यान रहे कि जब वयस्क अवस्था पूछा जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 206 ही ऑप्शन हो, आपको 206 से कम पर टिक नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सामान्य हड्डी 206 है, तो 206 से ज्यादा भी कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में है आगे चलकर। सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि का उदाहरण होता है फीमर। फीमर जो हमारी जांघ में पाई जाती है, यह सबसे बड़ी अस्थि का उदाहरण है। यदि सबसे छोटी अस्थि पूछ ली जाए तो सबसे छोटी अस्थि है वो होती है स्टेपीज। ये स्टेपीज कान में पाई जाती है। हमारे कान के अंदर जो अस्थि पाई जाती है, कान की अस्थि, उन्हें बोलते हैं कर्ण अस्थि, ईयर ओसिकल्स। ये जो ईयर ओसिकल्स हैं, ये ईयर ओसिकल्स होती हैं 3। एक जो सबसे बाहर की तरफ होती है कान के अंदर, उसे बोलते हैं मेलियस, और उसके अंदर होती है उसे कहते हैं इनकस, और सबसे अंदर होती है उसे कहते हैं स्टेपीज। क्रम से याद रख लें, MIS मिस, M मेलियस, I इनकस, S स्टेपीज। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज ये हमारे शरीर के अंदर कान में स्थित अस्थि हैं। कान में स्थित अस्थियों को बोलते हैं ईयर ओसिकल, और ये जो स्टेपीज है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि का उदाहरण है। जबकि जो सबसे बड़ी अस्थि होती है, वो सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज। यदि आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, तो सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत अस्थि होती है मैंडिबल। कौन सी होती है? मैंडिबल। ये जो मैंडिबल है ये निचला जबड़ा होता है, निचले जबड़े को बोलते हैं मैंडिबल। जबकि जो ऊपर वाला जबड़ा है उसे मैक्जिला कहते हैं। हमारा जो मैंडिबल है ये मैंडिबल हिलता है, जबकि जो ऊपर वाला जबड़ा है मैक्जिला, ये नहीं हिलता, क्योंकि ये इस जगह पर जो अपने जॉइंट्स होते हैं टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, उनसे फिक्स रहता है। तो सबसे मजबूत अस्थि कौन सी हो गई? मैंडिबल। यदि आपको पसलियों की संख्या पूछी जाए तो पसली, ये पसली होती हैं 12 जोड़ी। मनुष्य में पसली कितनी होती हैं? 12 जोड़ी पसली होती हैं। जैसे यूं देखें कि जो 12 जोड़ी पसली हैं वो इस तरीके से सेट रहती हैं, बीच में एक संरचना से जुड़ी रहती हैं। ये जो संरचना है इसे बोलते हैं स्टर्नम। इसे क्या कहते हैं? स्टर्नम, या स्टर्नम को ही बोलते हैं ओरोस्थी, या इसी को बोलते हैं चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन कहें, ओरोस्थी कहें, स्टर्नम कहें, एक ही बात है। ये जो प्रश्न है ये RS के पेपर में भी आया हुआ, एक बार पूछा गया था, सुमेलित करवा रहा था कि स्टर्नम ओरोस्थी को कहते हैं, और यही प्रश्न PT